नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। वर्तमान महामारी की अगर हम बात करें तो इसमें देश में खाद्य आपूर्ति के लिए हमारे किसानों ने कड़ी मेहनत की है और इसमें अहम योगदान रहा है हमारे देश की महिला किसानों का भी। जी हां, इसी दिशा में बता दें आपको कि कृषि दर्शन राष्ट्रीय महिला किसान सप्ताह मना रहा है और इस सप्ताह बता दें आपको कि हम कई सफल महिला किसानों की कहानियां आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमेशा की तरह रहेंगे हमारे तीनों सेगमेंट्स। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन लगा और इसका असर हम सभी की आर्थिक परिस्थिति पर पड़ा। जी हां, ऐसे में हमारा जो कृषि का क्षेत्र है वो भी अछूता नहीं रहा। हमारे किसानों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। बुआई की सामग्री नहीं मिली, फसल की बिकवाली करने वो मंडियों तक नहीं जा पाए। ऐसे में हमारे किसानों और हमारी सरकार ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला। किस तरह के यहाँ पर कदम उठाए गए, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। कोरोना काल में लॉकडाउन का किसानों और खेती पर क्या असर हुआ, इसके लिए बाकायदा एक सर्वेक्षण किया गया। खासतौर से पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसानों से बात की गई। इस बातचीत में पश्चिम बंगाल के 91% किसानों ने माना कि उन्हें 2020 में आर्थिक कमजोरी की वजह से खरीफ के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक वगैरह सामान खरीदने में परेशानी हुई, जबकि 82% का कहना था कि फसल बेचने में भी उनके सामने दिक्कतें आईं। 42% की परेशानी मजदूरों का ना मिलना रहा, जबकि 50% किसानों का मानना था कि लॉकडाउन में उनकी सब्जियां और फल बर्बाद हो गए। कुछ किसानों को इस बर्बादी से 20,000 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बहुत से किसानों को रबी फसलों की कटाई के लिए मजदूर और कंबाइन हार्वेस्टर नहीं मिल पाए, बल्कि यहाँ के 98% किसानों को खरीफ बुआई के मामले में भी दिक्कतें रहीं। कुल मिलाकर लॉकडाउन में किसानों को संसाधनों और सेवाओं की आपूर्ति की किल्लत रही। ऐसे में किसानों ने खुद ही हालात से निपटने का फैसला किया और परिवार के लोगों के साथ खेती के काम शुरू किए गए। जरूरी सामान और मशीनें एक दूसरे से मांग कर काम चलाया। इस बीच कृषि सामग्री आपूर्ति के कुछ असंगठित समूह भी वजूद में आ गए। इसके अलावा गैर संगठित ऋण लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ी और मंडियों के बजाय किसानों ने अलग अलग जगह पर अपनी फसल बेचनी शुरू कर दी। दूसरी ओर बहुत से किसानों ने योजनाबद्ध तरीके से स्थिति का सामना किया। उन्होंने सरकारी मंडियों में ही फसल बेची। वहीं मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को काम मिला। सरकार ने भी अपने खजाने खोले और पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये रकम बड़ी संजीवनी साबित हुई। इससे वो बुआई का जरूरी सामान खरीद सकते थे। इसके अलावा एमएसपी पर सरकार ने जबरदस्त खरीदारी की, जिससे किसानों को अच्छे भाव पर फसल बेचना आसान हो पाया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने हरियाणा के करनाल में वैज्ञानिकों, प्रमुख किसानों, असंगठित समूहों, ग्राम पंचायतों और कृषि विज्ञान केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया। ये ऐसा नेटवर्क था जो कोविड संकट के दौरान तकनीक और कृषि सामग्री तक किसानों की पहुंच को आसान बना रहा था। कई राज्यों में 5,000 से ज्यादा किसानों अलग अलग फसलों के लिए कृषि सलाह, लवण युक्त मिट्टी और पानी का प्रबंधन, कृषि वानिकी और पशुधन स्वास्थ्य के लिए ऑनलाइन सलाह दी गई।
हमारे देश में तिलहनी फसलों का काफी अहम स्थान है। बता दें आपको कि इनकी खेती को अपनाकर न केवल हमारे किसान अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, बल्कि अगर प्रसंस्करण कर लिया जाए तो आमदनी को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान समय की बात करें, खास तौर पर अक्टूबर माह की, तो ऐसे में सरसों, राया और तारामीरा आदि जैसी फसलें हैं। इनमें किस तरह के आप कृषि कार्य कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आइए आपको दिखाते हैं इस समय का कृषि कैलेंडर। अक्टूबर माह में सरसों, राया और तारामीरा आदि तिलहनी फसलों की खेती करना उत्तम रहता है। तिलहनी फसलों के साथ सबसे खास बात यह है कि अच्छे तेल उत्पादन के लिए तिलहनी फसलों को अच्छी देखरेख की जरूरत होती है। इसलिए जिन किसानों ने तिलहनी फसलों की बुआई का काम पूरा कर लिया है, तो उनमें खरपतवार, कीट रोग नियंत्रण, पोषण प्रबंधन और सिंचाई के कार्य करते रहें। बुआई के बाद तोरिया और सरसों की फसल में आधा बोरा यूरिया देकर पहली सिंचाई का कार्य शुरू करें। इस माह फसलों में लाल बालों वाली सुंडियों और सरसों की आरा मक्खियों से फसलों की देखभाल करें। अगर फसल में सुंडियां समूह में लगी हुई हैं, तो पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा 700 मिलीलीटर एंडोसल्फोन 37 EC को 200 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। इसी के साथ चितकबरा कीड़े की रोकथाम के लिए 200 मिलीलीटर मेलाथियान 70 EC को 200 लीटर पानी में मिलाकर पूरी फसल पर छिड़क दें। इन सभी उपायों के अलावा किसान भाई समय समय पर समसामयिक कार्यों के साथ साथ निगरानी करते रहें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारी सफल महिला किसानों से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। हमारे देश में किसान पारंपरिक फसलों की खेती तो करते ही हैं, साथ ही अगर अन्य तरह की फसलें यानी कि फल,
फूल, सब्जियां, औषधीय पौधे, इनकी खेती अगर हमारे किसान अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। आज हमारे सेगमेंट में एक ऐसी ही सफल महिला किसान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो पारंपरिक फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती कर रही हैं, सफलता हासिल कर रही हैं और अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रेरित कर रही हैं। ललिता रेड्डी पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक महिला किसान है। इनके पास 15 एकड़ जमीन है जिस पर ये धान, मक्का और दलहनी फसलों की खेती करती हैं। परंपरागत कृषि के अलावा ललिता रेड्डी मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और डेयरी फार्मिंग भी करती हैं। ये काजू की खेती और आम की बागवानी भी करती हैं। ललिता रेड्डी को शुरुआत से मधुमक्खी पालन में भी रुचि थी, जिसकी अधिक जानकारी के लिए उन्होंने वर्ष 2016 के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र वेंकटरमन गुडेन द्वारा आयोजित मधुमक्खी पालन कार्यशाला में प्रशिक्षण लिया। इनका मानना है कि परंपरागत कृषि के अलावा मधुमक्खी पालन से अच्छी आय हासिल की जा सकती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये आय पैदा करने वाला व्यवसाय है, लेकिन शहद प्रसंस्करण इकाई पर ज्ञान की कमी के कारण बाजार में इसकी बिक्री और विपणन अभी भी कोई चुनौती से कम नहीं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ललिता रेड्डी ने कृषि विज्ञान केंद्र वेंकटरमन गुडेन के माध्यम से वर्ष 2015-2016 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की वित्तीय सहायता के साथ मधुमक्खी पालन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया, ताकि वो मधुमक्खी पालन से संबंधित सभी जानकारियों से अवगत हो सके। इसके फलस्वरूप शहद से जुड़ी उत्पादों के विषय में जानकारियां मिली। व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के बाद ललिता रेड्डी ने मधुमक्खी पालन को व्यवसाय के रूप में चुना। शुरुआत में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से अपने ही खेत में मधुमक्खी के छत्तों की 8 इकाइयां लगाई। फिलहाल इनके पास 16 मधुमक्खी के बक्से हैं, जिससे प्रति माह लगभग 30 किलोग्राम शहद की प्राप्ति होती है। ललिता रेड्डी बाजार में 300 रुपए किलो की दर से शहद बेचती हैं। इनकी मासिक आय 10,500 रुपए है। 16 मधुमक्खी के बक्सों से ये सालाना 1,18,400 रुपए कमा लेती हैं। इन्हीं कारणों से गोदावरी जिले में मधुमक्खी पालन पर एफपीओ में ये अग्रणी महिला किसान हैं। वर्ष 2018 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान मंत्रालय और प्रौद्योगिकी, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस द्वारा आयोजित धान उत्पादन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे भारत से 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें से केवल 8 महिला किसानों का चयन हुआ था। उनमें से एक ललिता रेड्डी भी थी। प्रशिक्षणों के जरिए इन्होंने धान उत्पादन के कई गुण समझे और अपनी खेती में इस्तेमाल भी किए हैं। परंपरागत खेती के अलावा कृषि में कुछ अलग कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में नई नई फसलों की जानकारी का होना और उससे संबंधित प्रशिक्षण लेकर सफल खेती करना किसी भी प्रगतिशील किसान के लिए सफल होना कहलाता है। ललिता रेड्डी भी उन महिला किसानों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से परंपरागत कृषि के अलावा अन्य फसलों की खेती कर सफलता हासिल की है। इनकी सफलता अन्य प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रोत्साहन का जरिया बनी है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद कृषि जगत में क्या कुछ खास हलचलें हो रही हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
भी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया का, यानी कि जानने का कि कृषि जगत में क्या कुछ खास हलचलें हो रही हैं। किसान भाइयों बहनों, फसलों की कटाई के उपरांत एक गंभीर समस्या है, वो है पराली जलाने की। जी हां, पराली जलाने से न केवल हमारे खेत की मिट्टी पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही साथ बता दें आपको कि हमारे पर्यावरण में भी इसके दुष्प्रभाव होते हैं। किस तरह से इस समस्या का समाधान आपको मिल सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर AK सिंह। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। खेती किसानी के क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए हमारी सरकार और कृषि वैज्ञानिक प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि समय समय पर ऐसी नीतियां और योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे किसानों के विकास को बल मिल सके। पराली समस्या तो है, क्योंकि लोगों ने जो आप कहिए कि जो आसान तरीका है उसको अपनाने का प्रयास किया, लेकिन आसान तरीका मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है ये लोगों ने शायद विचार नहीं किया होगा, और जो सबसे आसान तरीका है उसको लोगों ने अपनाया। विगत 2 सालों से, और मैं कहूँगा पिछले 3 सालों से सघन रूप से इसके ऊपर जागरूकता अभियान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने चला रखा है। खास करके जो 3 राज्य हैं जिसमें पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, लेकिन अभी 2 और राज्य भी हमने इसमें शामिल किया, इसमें कि मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है और दिल्ली पहले से ही शामिल है। तो ये कुल 6 राज्य हैं जो कि जिनकी निगरानी सतत रूप से भारत सरकार के द्वारा पिछले 3 सालों से की जा रही है। और मैं ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि पिछले 3 सालों में जो लगातार प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों के माध्यम से जो जलाने की घटनाएं होती थी पराली की, वो 52% घटी है 3 सालों के लगातार प्रयास के बाद। और किसानों को ये महसूस हुआ कि ये काम गलत है पराली का जलाना, और केवल यही नहीं कि उनकी ज़मीन खराब होती है उससे, और उसमें जो जीवाणु है जो कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं वो मरते हैं, बल्कि इससे जो मनुष्य का स्वास्थ्य है वो बड़ा बुरी तरह से प्रभावी होता है। और ये जागरूकता फैलाने के लिए किसानों को भी इसमें उनको तो शामिल करना ही था। हमारे सबसे पहले आप कह सकते हैं उन्हीं को ही इस काम को आगे करना था, आगे आकर के। तो किसान तो थे ही, लेकिन उनके साथ ही जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इवन जो धार्मिक गुरु हैं, उन धर्म गुरुओं को भी कई जगह इसमें शामिल किया गया, जिससे कि लोगों को जागरूक करें। और जो विभिन्न माध्यम है, जैसे आपका माध्यम टीवी का है या रेडियो का है, न्यूज़पेपर्स का है, और इसके साथ ही बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप कृषि विज्ञान केंद्रों के पास हैं जिसमें किसान जुड़े हुए हैं। इसी के अलावा M-किसान पोर्टल है जिसके ऊपर 5 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत हैं और जिनको सूचनाएं देने का काम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक करते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रयास करके, और जो मशीनें हैं खास करके जो कि डायरेक्ट सोइंग की हैप्पी सीडर है या उसका जो सेडर है, स्प्रेडर है, ये सब जो मशीन्स को उपलब्ध कराया गया और किसानों ने बड़ी जागरूकता से और तत्परता से उन मशीनों को खरीदा। सरकार ने उस पर सब्सिडी भी उपलब्ध कराई हुई है। तो मशीन अब जितनी चाहिए इन तीनों राज्यों जहाँ पर ज़्यादा प्रकोप है, जहाँ पर ज़्यादा घटनाएं होती हैं, वहाँ पर सभी जगह पर्याप्त मात्रा में मशीनें दी गई हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी चलाए गए हैं जिससे कि किसान इस कस्टम हायरिंग से ट्रैक्टर्स को और उन मशीन्स को लेकर के अपने खेत की बुआई कर सकें सीधे,
और पराली जलाने की उनको जरूरत न पड़े। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों में शामिल है पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल, जिससे फसल अवशेष को खाद में तब्दील कर सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती ही है, साथ ही बेकार पड़ा फसल अवशेष भी ठिकाने लग जाता है। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन वाली कृषि मशीनरियों की बात करें तो रोटावेटर और हैप्पी सीडर भी काफी मददगार है, जिससे बिना परेशानी के फसल की कटाई करके और खेत में बची पराली को इकट्ठा करके निजी कंपनियों को बेचा जा सकता है। किसान भाइयों बहनों, कोरोना का संकट आया, देश भर में लॉकडाउन लगा। ऐसे में किसानों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। कैसे वो अपनी फसल की बिकवाली करें, कैसे मंडियों का रुख करें। ऐसे में हमारी सरकार ने एक विकल्प हमारे किसानों के सामने रखा, जो कि है किसान रथ मोबाइल ऐप। क्या है ये मोबाइल ऐप, किस तरह से हमारे किसानों की मदद कर रही है, आइए जानते हैं। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से पूरी दुनिया थम सी गई और कारोबार ठप पड़ गए। उस समय रबी फसलों की कटाई हो रही थी। भारत सरकार ने किसानों की चिंताओं को देखते हुए उन्हें कोरोना गाइडलाइन अपनाते हुए कृषि कार्य जारी रखने की छूट दे दी। लॉकडाउन में चूंकि परिवहन के तमाम साधनों का भी पहिया जाम था, इसलिए फसल को मंडियों तक ले जाना और उसे बेचना किसानों के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरा। तब सरकार ने एक और बड़ी राहत देते हुए किसान रथ ऐप की शुरुआत की। एक ऐसा ऐप जो किसानों को यातायात के साधन मुहैया कराता है। ये ऐप किसानों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों तीनों के लिए है। ये ऐप मुख्य रूप से दो तरह के यातायातों की बात करता है। प्राथमिक यातायात में खेत से मंडी तक फसलों को ले जाना और द्वितीय यातायात में एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना। किसान रथ पर अनाज, दलहनी फसलें, तिलहन, फल फूल और सब्जियां, रेशेदार फसलें और बांस वगैरह की आवाजाही के लिए यातायात के साधन उपलब्ध हैं। इनके अलावा जंगलों में उगने वाले उत्पाद और नारियल के किसान भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ट्रक के आने का समय और स्थान के बारे में भी जानकारी इस ऐप पर दी जाती है। किसान एक तय समय और स्थान पर जाकर फल, सब्जियां और अनाज वगैरह बेच सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं और व्यापारी भी इस मोबाइल ऐप के जरिए फसलों का ब्यौरा देख सकते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप के जरिए फसलों की खरीद और बिक्री दोनों में आसानी होती है। अगर आप व्यापारी हैं, तो आपको कंपनी का नाम, अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रांसपोर्टर्स भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस ऐप पर आप कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से खेती की दूसरी जरूरतों के लिए मशीनरी भी बुक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीका बिल्कुल आसान है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो होम पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपनी भाषा का चयन करके आगे बढ़ना होगा। अगले पेज पर साइन इन के नीचे दिए गए रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। ऊपर 4 विकल्प फार्मर, एफपीओ, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर होंगे। अगर आप किसान हैं तो फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ बताना होगा कि आप पीएम किसान पर पंजीकृत हैं या नहीं। उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला, तहसील, गांव वगैरह के नाम दर्ज करने होंगे और नीचे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा। लीजिए, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। अब ऐप का इस्तेमाल कीजिए और सुविधाओं का लाभ उठाइए। तो जाना आपने हमारे कृषि जगत में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं, और अगर हम हमारी महिला किसानों की बात करें तो उनका योगदान तो अतुलनीय है। इसी के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं डीडी किसान की यूट्यूब चैनल के जरिए। क्या करना है आपको, टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कीजिए। किसी भी समय आप कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव भेजना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। साथ ही आपको हमारा पता भी बता देते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। जल की उपलब्धता के लिए भारत के समाज ने स्थानीय स्तर पर सुंदर प्रबंध किए हुए थे। देशज ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था और उसी के साथ मिला था अपने पूर्वजों से संस्कार कि समृद्ध वर्ग को अपने क्षेत्र में जलाशयों की व्यवस्था स्वयं करनी है। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है पर। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।